हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिजनेस टेक्नोलॉजी का चैप्टर 22 जिसका नाम है लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क वो कवर करने वाले हूँ। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है लर्निंग इन द वर्क प्लेस। लर्निंग लर्निंग क्या है? ये बेसिक न्यू नॉलेज को हासिल करना, बिहेवियर को अडॉप्ट करना, स्किल को अडॉप्ट करना, या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, या आप कुछ नया सीखते हो अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से, वो लर्निंग है। लर्निंग को एक दफ़ा फिर रीड करते हैं। ये बेसिक न्यू नॉलेज को हासिल करना, बिहेवियर को अडॉप्ट करना, या फिर अपनी स्किल को अडॉप्ट करना, या अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, या आप कुछ नया सीखते हो अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से, वो लर्निंग है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। लर्निंग इन द वर्क प्लेस। लर्निंग इज एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यूज, प्रेफरेंस और अंडरस्टैंडिंग एंड मे इन्वॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग की तीन टाइप्स है, जैसे फार्मल लर्निंग, सेकंड नंबर पर इनफॉर्मल लर्निंग, थर्ड नंबर पर नॉन फार्मल लर्निंग। तो इनको अलग डिस्कस करते हैं कि किस तरह होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में जो सबसे पहला है वो है फार्मल लर्निंग। फार्मल लर्निंग जो कि प्री प्लान हो, इसमें आप कोई रूल फॉलो कर रहे होते हैं या आप कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, दैट दैट इज़ योर फॉर्मल लर्निंग। आप क्लासरूम में बैठे हुए, दैट इज़ योर फॉर्मल लर्निंग। या फिर इसको ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, फॉर्मल लर्निंग ऐसी लर्निंग जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लान की जाए। जैसे एक बैच D31 एक बैच है, इसमें सारे की तकरीबन 60 स्टूडेंट है और वो 10 बजे स्टार्ट होता है। तो वो एक फॉर्मल लर्निंग है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। फॉर्मल लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच गोल्स आर डिफाइंड बाय द इंस्टीट्यूट्स। दे आर दिस इज़ आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रक्चर लर्निंग। इसको स्ट्रक्चर लर्निंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हर चीज़ सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। दूसरा है नॉन फॉर्मल लर्निंग। कोई सेमिनार वर्क प्लेस अरेंज कर लेना, कोई सेमिनार वर्क प्लेस अरेंज कर लेना, ये नॉन फार्मल लर्निंग नहीं है, ये फॉर्मल लर्निंग का पार्ट है। ये बेसिकली फॉर्मल लर्निंग की कैटेगरी में आता है कि आपको किसी कॉन्फ्रेंस पे भेजा जाए। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। नॉन फार्मल लर्निंग इज़ एन ऑर्गेनाइज एजुकेशनल एक्टिविटी दैट टेक प्लेस आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। यूजुअली इट इज़ अ फ्लेक्सिबल एग्जाम्पल सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एनी स्पोर्ट्स प्रोग्राम एक्सेट्रा। थर्ड नंबर पर है इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग अपने सराउंडिंग में से आप लर्निंग पिक करते हो, वो इनफॉर्मल लर्निंग में आ जाता है। एक दफ़ा फिर इनफॉर्मल लर्निंग, अपने सराउंडिंग में से आप लर्निंग पिक करते हो, वो इनफॉर्मल लर्निंग में आ जाता है। इनफॉर्मल लर्निंग इज़ अ लर्निंग दैट अकर इन अ डेली लाइफ, इन द फैमिली, इन द वर्क प्लेस, इन द कम्युनिटीज एंड थ्रू द इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल। इसमें अगला टॉपिक है हनी एंड मम्पर लर्निंग स्टाइल। इसमें चार लर्निंग स्टाइल पढ़ेंगे जो कि नीचे है, वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हनी एंड मम्पर लर्निंग स्टाइल। हनी एंड मम्पर identify four different learning styles, and they argued that each individual has a preference for a particular style of learning. They therefore suggested that individuals need to understand what their natural learning style is, and they should seek opportunity to learn in that style. हनी एंड मम्पर ने लर्निंग की जो चार स्टाइल डिफाइन की है वो अब डिस्कस करते हो क्या है। तो हनी एंड मम्पर ने ये चार लर्निंग स्टाइल्स हमें बताई हुए हैं। इसमें सबसे पहला है एक्टिविस्ट, दूसरा है रिफ्लेक्टर, थर्ड नंबर पर थ्योरिस्ट, फोर्थ नंबर पर प्रोग्रामेटिस्ट। हनी एंड मम्पर लर्निंग स्टाइल में सबसे पहला एक्टिविस्ट पढ़ते हैं। ये कहता है कि मुझे एक्टिविस्ट में कहता है कि मुझे ज़बानी ना बताई, मैंने करके देखना है। यानी केमिकल ए और केमिकल बी को मिक्स कर दिया और केमिकल सी बन गया। तो ये थ्योरी वगैरह इस तरह चीज़ों पर रिलाई नहीं करता, डायरेक्ट चीज़ें करके या फिर एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि किस तरह होता है। एक दफ़ा फिर एक्टिविस्ट ये कहता है कि मुझे ज़बानी ना बताई, मैंने करके देखना है।
जैसे केमिकल है और केमिकल बी को मिक्स कर दे और केमिकल सी बन गया। एक दफ़ा रीड भी करते एक्टिविस्ट, दिस दिस इंडिविजुअल लर्न बाय डूइंग एंड एक्टिंग। एक्टिविस्ट लाइक टू गेट देयर हैंड डर्टी, require practical training and hands-on experience. They do not respond to theoretical learning, express readiness to try new experience and ready for the change. इसमें जो दूसरा है वो है रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर ऐसी लर्नर जो चीज़ सुन लेते हैं लेकिन जब तक चीज़ के बारे में खुद ऑब्जर्व नहीं करते तब तक सेटिस्फाइड नहीं होता। यानी टॉपिक्स कहीं और जगह से आप क्लास में भी पढ़ लिया और कहीं और जगह से भी पढ़ लेता है। या फिर पानी में कैसे तैरना है, पहले थ्योरी पढ़ेंगे कि कैसे तैरना है और फिर लोगों को ऑब्जर्व करेंगे या देखेंगे कि वो किस तरह तैरते हैं। एक दफ़ा रीड भी करते हैं रिफ्लेक्टर, दिस इंडिविजुअल लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड थिंकिंग अबाउट व्हाट ही हैज़ सीन। Reflector prepare to avoid jumping into the task and prepare to watch from the sideline. They are slow in learning technique as they are taking time considering what they are observing. थर्ड नंबर पर है theorist। किताब में जो लॉजिक है, जो टीचर बोल रहा है, इस लॉजिक को समझेंगे। इसमें लर्नर अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा, अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं करता। जो लॉजिक बताई, जो मॉडल बताया है उस पर सेटिस्फाइड हो गया, कंसेप्ट समझ लिया और लर्न किया, बस थ्योरिस्ट का काम है। एक बार रीड भी करते हैं थ्योरिस्ट, द इंडिविजुअल लाइक टू अंडरस्टैंड द थ्योरी दैट सपोर्ट द प्रैक्टिस। Theorists learn with the facts, concept and model. They learn with the fact, concept and model, drawing conclusion about what they are learning. और सबसे आखिर है pragmatist। pragmatist वो थ्योरिस्ट और एक्टिविस्ट का मिक्सचर है, यानी पहले पढ़ता है और फिर छलांग लगाता है पानी में। एक दफ़ा रीड भी करते हैं pragmatist, this individual like to see how theory is put into the practice in the real world. Pragmatists find abstract theories and concepts of no use unless they can see their relevance to the practical action. तो इन चारों को एक डायग्राम से 100% कंसेप्ट, तो इन चारों का कंसेप्ट एक डायग्राम से पढ़ते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। तो हनी एंड मम्पर ने जो 4 लर्निंग स्टाइल बताई थी, एक्टिविस्ट, रिफ्लेक्टर, थ्योरिस्ट, प्रोग्रामेटिस्ट, इस डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट 100% क्लियर हो। एक्टिविस्ट ये डायरेक्ट जंप लगाता है, ये डायरेक्ट जंप लगाता है पानी में। रिफ्लेक्टर, ये जो रिफ्लेक्टर है उसने पहले सुना कि तैरना कैसे करना है लेकिन अब लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। और थ्योरिस्ट ये पानी के करीब बैठकर पढ़ता है कि तैरना कैसे करना है। और प्रोग्रामेटिस्ट ये प्रेगमेटिस्ट उसने पहले पढ़ लिया और अब जंप लगा दिया पानी में। उसने पहले पढ़ लिया और अब पानी में जंप लगा रहा है या जंप लगा दिया। तो एक दफ़ा फिर एक्टिविस्ट ने ये डायरेक्ट जंप लगाता है पानी में। रिफ्लेक्टर उसने पहले सुना कि तैरना कैसे करना है लेकिन अब लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। और ये थ्योरिस्ट ये पानी के करीब बैठकर पढ़ता है कि तैरना कैसे करना है। और प्रेगमेटिस्ट जो सबसे आखिर है उसने पहले पढ़ लिया और अब जंप लगा दिया पानी में। अगला टॉपिक है द लर्निंग साइकिल कर्व। तो लर्निंग साइकिल कर्व को स्टार्ट करते हैं। द लर्निंग साइकिल कर्व, जब हम किसी चीज़ के बारे में लर्न कर रहे होते हैं तो इस साइकिल को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी हम पे हैव एन एक्सपीरियंस, तो सबसे पहले हैव एन एक्सपीरियंस यानी हम पहले एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, इसके बारे में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं यानी इस एक्सपीरियंस से हम कुछ सीखते हैं। थर्ड नंबर पर ड्रा कंक्लूजन, फिर हम एक कंक्लूजन पे निकलते हैं। और फिर आखिर में प्लान नेक्स्ट स्टेप, फिर इस कंक्लूजन पे नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम लर्न कर रहे होते हैं।
एक दफ़ा रीड द लर्निंग साइकिल को द थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल लर्न थ्रू एन ओन एक्सपीरियंस हिंस लर्निंग इज अ साइकिल इन विच इंडिविजुअल विल एक्सपीरियंस एन इवेंट एंड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। अगला फिर हनी एंड मम्पर लर्निंग स्टाइल्स। ये बेसिकली दो टॉपिक्स को मिक्सअप किया गया है। जैसे हमने जो पहले दो टॉपिक्स पढ़े, जैसे यानी हनी एंड मम्पर और दूसरा लर्निंग साइकिल कल को, इन दोनों को मिक्स कर दिया है। यानी किस स्टेज पे कौन सा लर्नर ज़्यादा बेहतर लर्निंग करता है, किस स्टेज पे कौन सा लर्नर ज़्यादा बेहतर लर्निंग करता है, ये इसमें होता है। जैसे कंक्रीट एन एक्सपीरियंस और हैव एन एक्सपीरियंस को एक्टिवेस्ट, कंक्रीट एन एक्सपीरियंस और हैव एन एक्सपीरियंस पे एक्टिवेस्ट पर एक्टिवेस्ट होते हैं, यानी एक्टिवेस्ट हैव एन एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। इसका एग्जांपल है कि हम जो एक्चुअली क्लास अटेंड कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर हैव एन एक्सपीरियंस भी होता है और वो एक्टिवेस्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। और दूसरा है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को रिफ्लेक्टर ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ऑब्जर्वेशन को रिफ्लेक्टर बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। थर्ड नंबर पर है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ये कौन करेगा? थ्योरिस्ट इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नया वो ऐड तो नहीं हो रहा है, बस वो है। और फिर ये थ्योरिस्ट वो इसको सीखेंगे और इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। और सबसे आखिर है एक्टिव एक्सपेरिमेंट एक्शन, इसको प्रैग्मेटिस्ट इंजॉय करेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पे एक्शन को प्रैग्मेटिस्ट इंजॉय करेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुआ है और अब इस पे एक्शन हो रहा है, तो ये तो प्रैग्मेटिस्ट के हक़ में आएगा। तो एक दफ़ा फिर कंक्रीट एन एक्सपीरियंस आर हैव एन एक्सपीरियंस, ये एक्टिवेस्ट करेगा। ऑब्जर्वेशन को रिफ्लेक्टर ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा इंजॉय करेगा। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, यहाँ पर तो कुछ नया ऐड नहीं हो रहा है, तो ये थ्योरिस्ट के हक़ में आएगा। इसके बाद एक्सपेरिमेंट पे एक्शन को प्रैग्मेटिस्ट बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हुआ है और अब इस पे एक्शन हो रहा है, तो ये तो प्रैग्मेटिस्ट के हक़ में आएगा। ये तो प्रैग्मेटिस्ट इस तरह करता है। तो प्रैग्मेटिस्ट जो होता है वो तो थ्योरिस्ट और एक्टिविस्ट का मिक्सचर होता है। यानी पहले वो उसने पढ़ लिया और फिर उसने अब पर काम करता है। यानी जैसे उसने पहले पढ़ लिया कि कैसे तैरना है और अब उसने जंप लगा दिया, तो ये एक्टिव एक्सपेरिमेंट पे एक्शन, यानी एक्सपेरिमेंट हुआ है और अब उस पे जो एक्शन हो करेंगे, तो ये तो प्रैग्मेटिस्ट करेगा। अगला टॉपिक है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लोगों को अच्छी नज़र नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने लिख दिया। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ये अमूमन क्या होते हैं? लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे जहाँ पे इनोवेशन होते हैं, क्रिएटिविटी होते हैं, स्किल इनहेंस पे बिलीव किया जाता है, तो ये सब कुछ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आर द प्लेसेस वेयर द पीपल कंटिन्यूअसली expand their capacity to create the result they truly desire। एक दफ़ा पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आर प्लेस वेयर पीपल कंटिन्यूअसली expand their capacity to create the result they truly desire, where the collective aspiration is set free and where the people are continuously learning how to learn together। और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की टू टाइप्स है, एडाप्टिव लर्निंग और जेनरेटिव लर्निंग। एडाप्टिव लर्निंग और जेनरेटिव लर्निंग ये दोनों मिलके लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। तो एडाप्टिव लर्निंग और जेनरेटिव लर्निंग इस पर बातें करते हैं। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के जो टू टाइप्स थे अब उस पर बातें करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है एडाप्टिव लर्निंग। तो एडाप्टिव लर्निंग आपको ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेंगे जिसमें आप चीज़ें खुद से सीखेंगे। एडाप्टिव लर्निंग में आपको ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेंगे
जिसमें अब चीज़ें खुद से सीखेंगे। एक दफ़ा रीड भी करते। एडेप्टिव लर्निंग इज़ वन टेक्निक फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज लर्निंग which aim to provide the efficient, effective and customized learning path to engage each student. Adaptive learning system use a data-driven approach to adjust the path and pace of learning, enabling the delivery of personalized learning at scale. दूसरा है जनरेटिव लर्निंग की जो सेकंड टाइप्स है वो है जनरेटिव लर्निंग, जहाँ पे आपको चीज़ें पता है लेकिन कंटिन्यूस बेस पे आपकी नॉलेज को इन्हेंस करना। एक दफ़ा फिर, जहाँ पे आपको ऑलरेडी चीज़ें पता है लेकिन कंटिन्यूस बेस पे आपकी नॉलेज को इन्हेंस करना। एक दफ़ा रिपीट। Generative learning is a learning theory that involves actively integrating new ideas that what the learning already knows. एक दफ़ा फिर, generative learning is a learning theory that involves actively integrating new ideas with what the learner already knows. In other words, incorporating existing knowledge with the new information based on open-mindedness and experimentation. अब ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन पर बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है ट्रेनिंग। ये हमेशा प्लान होते हैं और ये सिस्टमेटिक होते हैं। इंशाल्लाह जब ACCA करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आप सब लोगों का, फिर आर्टिकलशिप जो आप करेंगे, ये आर्टिकलशिप नहीं है ना, ये ट्रेनिंग में आता है। आर्टिकलशिप ये ट्रेनिंग में आता है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। ट्रेनिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस फॉर द एम्प्लॉयज़ in which they get to know about the key skills required for the job. Training is a short term process. तकरीबन 2 साल 3 साल ट्रेनिंग होती है या फिर 1 साल भी होती है, या हाउस जॉब वो तकरीबन 1 साल होते ही नहीं, वो भी ट्रेनिंग में आता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर है डेवलपमेंट। जॉब पे जाने के बाद हमारे स्किल इम्प्रूव होते हैं और डेवलपमेंट में आते हैं। एक दफ़ा फिर, डेवलपमेंट। जॉब पे जाने के बाद हमारे स्किल इम्प्रूव होते हैं, वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड सो इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म। और सबसे आखिरी है एजुकेशन। किसी भी फील्ड में ग्रास रूट लेवल से लर्निंग कर रहे हो वो एजुकेशन में आता है। जैसे ACCA कर रहे हो, किसी भी फील्ड में ग्रास रूट लेवल से लर्निंग कर रहे हो वो एजुकेशन है। एजुकेशन any experience that provide and enable learning for the application to life. It comes from the number of sources. Any experience that provide and enable learning for the application to life. It comes from a number of sources. अब ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में कुछ डिफरेंसेस है वो पढ़ते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग ये एप्लीकेशन है, एजुकेशन ये थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है, जबकि डेवलपमेंट ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो ट्रेनिंग में जॉब एक्सपीरियंस आता है, जबकि एजुकेशन क्लासरूम लर्निंग जो है वो एजुकेशन में आती है, जबकि डेवलपमेंट में ये जॉब एक्सपीरियंस और क्लासरूम लर्निंग दोनों आ सकती है। यानी डेवलपमेंट जो है वो ट्रेनिंग और एजुकेशन का कम्बिनेशन है। इसके बाद ट्रेनिंग में स्पेसिफिक टास्क, ट्रेनिंग फॉर द रिपोर्ट बिल्डिंग, सेलिंग स्किल्स टू ऑपरेट मशीन एक्सेट्रा, इस तरह चीज़ें आती है। जबकि ये एजुकेशन ये जनरल कंसेप्ट होता है और डेवलपमेंट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू नीड एंड एम्बिशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑडियंस। ट्रेनिंग जो है वो नैरो पर्सपेक्टिव और पार्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, जबकि एजुकेशन जो है वो तमाम एम्प्लॉय के लिए कॉमन है, कॉमन टू ऑल एम्प्लॉयज़। एग्जांपल, द टेक्स्ट वी स्टडी, द असाइनमेंट वी परफॉर्म आर द पार्ट ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग। चेंज इन एटीट्यूड, वैल्यूज, बिहेवियर इज़ द डेवलपमेंटल पार्ट। जबकि डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? एम्प्लॉय जनरली इन हायर पोजीशन
एग्जाम्पल फ्रू डेवलप लीडरशिप स्किल, ये सब कुछ डेवलपमेंट में आते हैं। ये सब कुछ चीज़ें तो आप लोगों को पहले भी पता थी। ट्रेनिंग नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक इस चैप्टर का ये टॉपिक इस चैप्टर का अहम टॉपिक है। इसमें ट्रेनिंग नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव में हम सबसे पहले आइडेंटिफाइंग नीड्स पढ़ेंगे, इसके बाद सेटिंग ऑब्जेक्टिव, 3 नंबर पर प्रोग्राम डिज़ाइन, 4 नंबर पर डिलीवरी, 5 नंबर पर वैलिडेशन। तो अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रेनिंग नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला था वो था आइडेंटिफाइंग नीड्स, यानी इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि नहीं, वो इन 3 चीज़ों से हमें पता लग जाता है। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑब्जर्वेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। तो अब इसको पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस इवेल्यूएट कर लेंगे। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, और अगर परफॉर्मेंस बुरी थी तो फिर इसको लाजमी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक दफ़ा रिपीट करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अ रेगुलर परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन कैन गिव a line manager a perspective on employees performance in the past and the areas of improvement। एक दफ़ा फिर, a regular performance evaluation can give a line manager a perspective on employee performance in the past and the areas of improvement। In this manner areas of performance that require training can be identified। सेकंड नंबर पर ऑब्जर्वेशन, फिर इसको ऑब्ज़र्व कर लेंगे। अगर वो एम्प्लॉय बार बार गलती करता है तो फिर इसको ट्रेनिंग की लाजमी ज़रूरत है। और अगर वो इसकी और अगर एम्प्लॉय की गलती नहीं करती या फिर बहुत ज़्यादा कम गलती करते हैं तो फिर इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा रेट भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशन, देयर में बी अ साइन दैट स्टाफ रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग सच एज पुअर प्रोडक्टिविटी और हाई नंबर ऑफ मिस्टेक। There is evidence that inadequate training leads to worker failing to meet the production targets, leading to frustration। और थर्ड नंबर पर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। अगर इसकी स्ट्रेटजी अगर एम्प्लॉय की जो स्ट्रेटजी है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से मैच नहीं करती तो फिर लाजमी आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग लाजमी देंगे। Organization strategy, training should be in organization long-term objective such that employee skill can be developed such that all employees work leading toward a common goal। एक दफ़ा फिर, training should be an organization long-term objective such that employee skill can be developed such that all employees work toward the common goal। ट्रेनिंग नीड्स एंड डेवलपमेंट में हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई नीड्स पढ़ा। अब दूसरा नंबर पर है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि हमारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो फिर हमने जो इसको ट्रेन करना है तो इसका मकसद क्या होगा? जैसे कंप्यूटर स्किल इनहेंस, कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस, यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव में हमने ट्रेनिंग का मकसद डिफाइन किया। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। द ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, organizational task and individual will identify any gap in your current training initiative and employee skill sets। This gap should be analyzed and prioritized and turned into organizational training objective। The ultimate goal is to bridge the gap between current and desired performance through the development of training program। At the employee level, the training should match the areas of improvement discovered through 360-degree evaluation। 360 डिग्री इवेल्यूएशन यानी इसको हर तरफ से इवेल्यूएट करेंगे। 360 डिग्री मीन मल्टी सोर्स फीडबैक। ट्रेनिंग नीड्स एंड डेवलपमेंट में हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई नीड्स पढ़ा, इसके बाद सेकंड नंबर पर सेटिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा। अब थर्ड नंबर पर थर्ड और फोर्थ नंबर पर प्रोग्राम डिज़ाइन एंड डिलीवरी। तो प्रोग्राम डिज़ाइन एंड डिलीवरी पर बात करते हैं। प्रोग्राम डिज़ाइन,
हमने डिसाइड किया था कि कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस करना। तो कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस कैसे करेंगे? अब आपने जो ट्रेनिंग करनी है, इस ट्रेनिंग का डिज़ाइन क्या होना चाहिए? अब आपने जो ट्रेनिंग करनी है, इस ट्रेनिंग का डिज़ाइन क्या होना चाहिए? जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी है या फिर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करनी है। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तकरीबन 2 मिनट्स बाद इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपने जो ट्रेनिंग करनी है, इस ट्रेनिंग का डिज़ाइन क्या होना चाहिए? ऑन द जॉब ट्रेनिंग करनी है या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग करनी है, ये प्रोग्राम डिज़ाइन में आता है। जबकि डिलीवरी में क्या आती है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यानी ऑन द जॉब को इम्प्लीमेंट कैसे करना है या फिर ऑफ द जॉब को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये डिलीवरी में आता है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। प्रोग्राम डिज़ाइन एंड डिलीवरी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट द कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान that include learning theories, instruction design, content, material, and any other training element. Resources and training delivery methods should be also detailed. While developing the program, the level of training and participant learning style need to also be considered. Many companies pilot test before introduce. Pilot का मतलब है test before introduce their initiative and gather feedback to make adjustment before launching the program company wide. ये प्रोग्राम डिज़ाइन एंड डिलीवरी को एक दफ़ा फिर रीड करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट अ कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान दैट इंक्लूड लर्निंग थ्योरीज, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, कंटेंट, मटेरियल एंड एनी अदर ट्रेनिंग एलिमेंट. Resources and training delivery method should also be detailed. While developing the program, the level training and participant learning style need also be considered. Many companies pilot their initiative and gather feedback to make adjustment before launching the program company-wide. यानी आपने जो ट्रेनिंग करनी है, इस ट्रेनिंग का डिज़ाइन क्या होना चाहिए, वो प्रोग्राम डिज़ाइन है। और डिलीवरी में क्या आता है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, डिलीवरी यानी ऑन द जॉब को इम्प्लीमेंट कैसे करना है या फिर ऑफ द जॉब को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ये सब कुछ बातें हैं जो इसमें थोड़ा अल्फाज को मुश्किल कर दिया है, लेकिन सब बात ये है, इसका मकसद ये है। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पर डिटेल इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ट्रेनिंग मेथड में ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये दोनों डिस्कस करते हैं ये किस तरह होते हैं। तो ट्रेनिंग मेथड में सबसे पहले है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग विद इन ऑफिस टाइम लर्निंग कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग कर रही हो, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आता है। विद इन ऑफिस टाइम लर्निंग कर रही हो या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लर्निंग कर रहे हो, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिफर टू द फॉर्म्स ऑफ ट्रेनिंग विच इज़ प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्चुअल जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिफर्स टू, एक दफ़ा फिर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग विच इज़ प्रोवाइडेड एट द वर्क प्लेस during the performance of the actual job. Some example of on the job training is, अब इसके एग्जाम्पल आते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या क्या एग्जाम्पल है, इसमें जो सबसे पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सबसे पहला एग्जाम्पल है डिमॉन्स्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन। डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर इंस्ट्रक्शन, अगर एम्प्लॉय किसी सीनियर के इंस्ट्रक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन द ऑफिस टाइम लर्निंग कर रहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन को एक दफ़ा रीड करते हैं। एम्प्लॉयज़ कैन लर्न ड्यूरिंग द वर्किंग हावर्स थ्रू अ कांस्टेंट सुपरविजन एंड इंस्ट्रक्शन अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ अ टास्क इज परफॉर्म by imitating or following an instructor. Employees can learn practically to develop and in a deep understanding. इसमें जो दूसरा है वो है जॉब रोटेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में दूसरा एग्जांपल है ऑन द जॉब ट्रेनिंग जॉब रोटेशन के बारे में अब पढ़ते हैं। विद इन द ऑफिस टाइम, अगर आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करा जाए ताकि एम्प्लॉय में यानी आप में मुख्तलिफ स्किल डेवलप हो जाए। एक दफ़ा फिर जॉब रोटेशन।
विद इन द ऑफिस टाइम, अगर आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करा दे मुख्तलिफ ताकि आपको यानी एम्प्लॉय को मुख्तलिफ स्किल डेवलप हो जाए, तो ये जॉब रोटेशन में आ गया। जॉब रोटेशन बाय रोटेटिंग एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन इंश्योर दैट employee develops a wide variety of skill. For example, asking employee to spend 3 months in a different department developing a know-how. थर्ड नंबर पर है टेम्पररी डिमोशन, टेम्पररी प्रोमोशन। जैसे आप पहले मैनेजर थे, आप डायरेक्टर बन गए, लेकिन टेम्पररी बेस पे। विद इन द ऑफिस टाइम अगर आपके टेम्पररी प्रमोशन करा दे ताकि आप में डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप हो जाए। विद इन द ऑफिस टाइम अगर आपके टेम्पररी प्रमोशन करा दे, जैसे मैनेजर से डायरेक्टर बन गए ताकि आप में डिसीजन मेकिंग स्किल डेवलप हो जाए। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, टेम्पररी प्रमोशन। An employee can be temporarily promoted to a senior position to develop a decision-making skill and understanding of how to manage the authority and responsibility. फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अगला एग्जांपल है कोचिंग। विद इन द ऑफिस टाइम अगर आपको आपकी जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में बता दे। एक दफ़ा फिर, विद इन द ऑफिस टाइम अगर आपको आपकी जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में बता दे, ये कोचिंग में आ गया। फिर सबसे आखिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के आखिरी एग्जांपल है वर्क शेडोइंग। किसी बड़े आदमी के अंडर अगर काम करते हो विद इन द ऑफिस टाइम, तो ये वर्क शेडोइंग में आता है। किसी बड़े आदमी के अंडर काम करना विद इन द ऑफिस टाइम, ये वर्क शेडोइंग में आता है। वर्क शेडोइंग इज़ एन एक्सपीरियंस वेयर यू ऑब्जर्व समवन इन देयर रोल to understand how they do their job. It is usually a short term and unpaid. It is aimed to provide an insight rather than hands-on experience. तो ये था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब दूसरा इसमें जो दूसरा चीज़ है वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में जो दूसरा टाइप है वो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। आप अपने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप अपने ऑफिस टाइम के अलावा कुछ और वक्त में लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो। ये नॉर्मली आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इज़ अ फॉर्मल ट्रेनिंग कंडक्टेड आउटसाइड द कंटेक्स्ट ऑफ द जॉब itself in a special training room or off-site facilities. There can be several of the job training program that can be adopted. इसके सबसे पहला एग्जांपल है कोर्सेज। जैसे एक्स्ट्रा कोर्सेज के लिए कहीं जाते हो संडे के दिन या फिर ऑफिस टाइम के अलावा, तो ये एक दफ़ा रिपीट करते हैं। दिस कोर्सेज विल मोस्टली बी आउटसाइड ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस विद इन द एम्फेसिस ऑन द theoretical knowledge on the specific topic. Employees develop in an deep understanding on a topic and then apply it to their workplace. एक दफ़ा फिर, द कोर्सेज विल मोस्टली आउटसाइड द बिजनेस प्रीमिसेस विद इन द एम्फेसिस ऑन द theoretical knowledge on a specific topic. Employees develop in an in-depth understanding on a topic and then apply it to the workplace. इसमें जो दूसरा एग्जांपल है वो है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। जब आप इस टाइम ख़त्म हो जाते हैं उस वक्त पे आप अपने कंप्यूटर की जो स्किल है वो इम्प्रूव कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में आ गया। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, देयर कैन बी ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंटरेक्टिव लर्निंग मॉड्यूल्स एंड वेबिनार दैट कैन बी यूज टू डेवलप एम्प्लॉय नॉलेज। और थर्ड एग्जांपल है वर्कशॉप। जब आप इस टाइम ख़त्म हो जाते हो और फिर आपको कुछ टाइम मिलता है आप इस टाइम के अलावा, तो उस वक्त जब आप वर्कशॉप पे जाते हो, ये सब कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की एग्जांपल थी। इसके बाद अगला चीज़ है वो है वैलिडेशन। यानी हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर दी। अब जब रूटीन काम होते हैं फिर देखते हैं कि इस ट्रेनिंग का आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। एक दफ़ा फिर वैलिडेशन, हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर दी। अब जब रूटीन में काम होते हैं तो फिर देखते हैं कि इस ट्रेनिंग का आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं।
Evaluation can be conducted in the following ways. तो इसमें जो सबसे पहला है वो है, जब ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज होता है, इससे हम एनालाइज करते हैं, रीड भी करते हैं। बाय एनालाइजिंग हाउ एम्प्लॉय बिहेवियर हैज़ चेंज्ड आफ्टर ट्रेनिंग एंड वेदर देयर हैव बीन पेवर आर मोर कम्प्लेक्स। सेकंड नंबर पर जो है, अब इस जब ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉय फिर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो ये इनइफेक्टिव ट्रेनिंग की निशानदेही है। बाय assess the level of mistake the employee are making, higher mistake will indicate ineffective training and lack of understanding of employee। फिर थर्ड नंबर पर आते हैं, जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आते हैं तो ये इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग की निशानदेही है। एक दफ़ा रीड भी करते हैं, वेदर देयर हैज़ बीन एनी वैल्यू एडिशन इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन अफ्रासिस। और सबसे आखिरी, बाई गिविंग एम्प्लॉय क्वेश्चनर टू एसेस एफिकेसी एफिकेसी का मतलब द एबिलिटी टू प्रोड्यूस और डिज़ायर और इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग में। बाई गिविंग एम्प्लॉय क्वेश्चनर टू एसेस एफिकेसी ऑफ अ ट्रेनिंग मेथड। तो ट्रेनिंग नीड्स एंड डेवलपमेंट सारा कवर हो गया। इसमें 5 चीज़ें थी, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली। इसमें जो ट्रेनिंग नीड्स एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले आइडेंटिफाइंग नीड्स, इसके बाद फिर हमने सेटिंग ऑब्जेक्टिव को पढ़ा, थर्ड नंबर पर प्रोग्राम डिज़ाइन एंड फोर्थ नंबर पर डिलीवरी, और फिफ्थ नंबर पर था ये वैलिडेशन। तो ये था ट्रेनिंग नीड्स एंड डेवलपमेंट, जो कि सारा का सारा कवर हो गया। इंडक्शन ट्रेनिंग ये ट्रेनिंग का टाइप्स नहीं है। जब किसी कंपनी में न्यू रिक्रूट्स हायर करते हो, इसको जो इंट्रोडक्शन देते हो, कुलीग से मिलाते हो, ये इंडक्शन ट्रेनिंग है। इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यू हायर्स is essential because it educates them about the culture, values and principle of the organization। अब प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है? हमने इंडक्शन ट्रेनिंग को पहले भी पढ़ा। जैसे ये ट्रेनिंग का टाइप नहीं था, जब किसी कंपनी में न्यू रिक्रूट हायर करते हो, इसको जो इंट्रोडक्शन देते हो, कुलीग से मिलाते हो, जो बेसिक पॉलिसीज़ या प्रोसीजर होते हो वो इसको एक्सप्लेन कर देते हो, इसको यानी वो न्यू एम्प्लॉय को इसके मैनेजर से मिलाते हो। ये सब कुछ इंडक्शन ट्रेनिंग में आता है। इसमें प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग में यही चीज़ें हैं जो कि हमने ये डिस्कस की। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है, आइडेंटिफाई एरियाज द रिक्रूट विल हैव टू लर्न अबाउट इन ऑर्डर टू स्टार्ट ऑन द जॉब। सेकंड पर, इंट्रोड्यूस द रिक्रूट टू द वर्क प्रेमिसेस एंड फैसिलिटीज़। थर्ड नंबर पर, ब्रीफ द रिक्रूट ऑन द रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। फोर्थ नंबर पर, इंट्रोड्यूस द रिक्रूट टू अ की पर्सनल इन द ऑफिस, यानी इसके मैनेजर से मिलाना। फिफ्थ नंबर पर, इंट्रोड्यूस वर्क प्रोसीजर। सिक्स नंबर पर, प्लान एंड इम्प्लीमेंट एंड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम। एग्जाम्पल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मॉनिटर इनिशियल प्रोग्रेस। तो ये था इंडक्शन ट्रेनिंग के प्रोसेस में ये चीज़ें आती हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, दोबारा भी डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने एम्प्लॉय को ट्रेन करना है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक दफ़ा फिर, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो ये कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने एम्प्लॉय को ट्रेन करना है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक दफ़ा रीड भी करते हैं, responsibility for training and development. The HR human resource department is centrally concerned with the developing people. They develop and schedule learning, career planning session, managing the progress of individual in accordance with the organization requirement.
लाइन मैनेजर आल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइन मैनेजर यानी मिडल मैनेजर। ये भी एक टॉपिक हमसे रह गया था। ट्रेनिंग, अब ये पढ़ते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम एवेल्यूएशन। ट्रेनिंग प्रोग्राम एवेल्यूएशन इन द एंड, अगर आपने ये प्लान किया था कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम एवेल्यूएशन में क्या करेगा, तो आपने ये भी एवेल्यूएशन करना है कि आपने जो मेथड ट्रेनिंग के लिए अडॉप्ट कर रहे हो वो मेथड ठीक है कि नहीं, यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो वो ठीक है कि नहीं। एक दफ़ा फिर इन द एंड, अगर आपने ये प्लान किया था कि इन की कम्युनिकेशन यानी इन एम्प्लॉय की कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे, तो आपने ये भी एवेल्यूएशन करना होगा कि आपने जो मेथड ट्रेनिंग के लिए अडॉप्ट कर रहे हो वो मेथड ठीक है कि नहीं। एक दफ़ा रिपीट करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम एवेल्यूएशन। द वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग मीन दैट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ अ ट्रेनिंग कोर्स एंड मेजरिंग वेदर द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड। The evaluation of training means comparing the cost of the scheme against the assessed benefit which are being obtained. The validation of training means that the observation of the result of a training course and measuring whether the training objective have been achieved. The evaluation of training means that comparing the cost of the scheme against the assessed benefit which are being obtained. तो इस चैप्टर का सबसे आखिरी चीज़ है वो है अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट आप अपने अंदर कर सकते हो, ये डेवलपमेंट आप अपने अंदर कर सकते हो। इसमें सबसे पहले है मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इम्प्रूव इन योर मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, इसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट में इन चीज़ों में डेवलपमेंट लाना है जो कि हमने पढ़ा। इसमें जो दूसरा है वो है कैरियर डेवलपमेंट। इसमें प्रमोशन वगैरह इस तरह चीज़ें आती है, जैसे पहले आप मैनेजर थे, अब डायरेक्टर हो। एक दफ़ा रिपीट करते, कैरियर डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट लीड्स टू अ कैरियर डेवलपमेंट विच मीन इम्प्रूवमेंट इन योर स्टेटस हायरार्किकल लेवल योर ऑर्गेनाइजेशन। 3 नंबर पर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट इन योर क्वालिफिकेशन। जैसे इंशाल्लाह जब आप लोग ACCA कर लेंगे तो फिर इसके बाद अगर आप ICAEW की लास्ट पेपर देंगे तो फिर आप लोग ICAEW भी बन जाएंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट इन योर क्वालिफिकेशन में आ गया, यानी ACCA के बाद फिर आप लोगों को ICAEW भी कहलाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर देना है। इसके बाद सबसे आखिरी है पर्सनल डेवलपमेंट, इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, यानी जब आपकी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आते हैं तो ये पर्सनल डेवलपमेंट है। इन चीज़ों के एक दफ़ा फिर अप्रोचेस टू डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट आप अपने अंदर कर सकते हो। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसमें आप इम्प्रूवमेंट इन योर मैनेजरियल स्किल, यानी मैनेजरियल स्किल में इम्प्रूवमेंट लाना है। मैनेजरियल स्किल में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, इन चीज़ों में डेवलपमेंट लाना होगा, इम्प्रूवमेंट लाना होगा। कैरियर डेवलपमेंट में आपके प्रमोशन वगैरह इस तरह चीज़ें आती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपकी क्वालिफ़िकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना है, जैसे आप ACCA है और ACCA के बाद अगर आप ICAEW की 3 पेपर देंगे तो आप ICAEW भी बन जाएंगे। और पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी में अगर इम्प्रूवमेंट आ गया तो ये पर्सनल डेवलपमेंट है। तो ये था बिजनेस टेक्नोलॉजी का 22 चैप्टर, जो कि सारा का सारा एक ही लेक्चर में कवर कर दिया।